स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम आपकी सरकार के 1 साल पूरे होने पर आपके कई कलीग से आज हम बात कर चुके हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सब में से वन ऑफ द मोस्ट परहैप्स चैलेंजिंग टास्क आपके पास है, क्योंकि जिस तरह की खस्ता हाल रही है एनर्जी की इस देश में, और उसको ठीक करने का जितना बड़ा चैलेंज है, उम्मीदों का भंडार जितना बड़ा है, ये कितना मुश्किल रहा है? धन्यवाद सीएनबीसी आवाज का। पहली बात तो ये सरकार हम सबकी है, आप सबकी है, लेकिन कोई चैलेंज नहीं रहा। मैं समझता हूँ आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द होल गवर्नमेंट, एंड दैट्स हाउ आई व्यूड दिस मिनिस्ट्री इन द लास्ट 12 मंथ्स। ये अपॉर्चुनिटी मिली देश के सामने एक नया दौर दिखाने की, एक ईमानदारी का दौर, एक दौर जिसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो, एक दौर जिसमें तेजी से प्रगति हो सकती है, एक दौर जिसमें विजन आगे का लॉन्ग टर्म हो, जिसमें आप शॉर्ट टर्म स्टेप्स ऐसे लें जो जनता को तुरंत लाभ पहुंचा सकें, मीडियम टर्म में इंश्योर करें कि 2019 तक हर घर को 24/7 बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, कारखानों को, दुकानदारों को, और एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बने जो भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षा को सक्षम बनाए। एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, हैज टू बी प्लान्ड फॉर। सो एक तरीके से मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जिसमें चैलेंजेस थे, क्राइसिस थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऐसा दृष्टिकोण रहा है, ऐसा सोच रही है कि हर चैलेंज को कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। और मैं समझता हूं कि 1 साल पूरे होने पे कई आवामों पे मुझे सेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि अब तो ट्रेलर ही हुआ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। क्या काटा लेकिन आगे बढ़ा है? क्योंकि 2019 की आपने बात कही, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पॉलिटिकली भी आपके 5 साल की टर्म खत्म होते होते सब देखेंगे कि क्या हर घर में बिजली पहुंच रही है। ये कैसे होगा जब यूएमपीपी प्रोजेक्ट्स में मुश्किलें अभी भी आ रही है? झारखंड के हाल की एग्जाम्पल है जिसमें रिलायंस एनर्जी उस प्रोजेक्ट से निकल गई, लैंड एक्विजिशन की बात कही, और आप कहेंगे कि स्टेट का मामला है, लेकिन आपकी हम पार्टी कभी बहाने नहीं देते, हम सब मामलों को अपने आप स्वीकार करते हैं। आप कैसे इसको पूरा करेंगे? क्योंकि अब 2019 का टाइमलाइन इतना लंबा भी नहीं लग रहा है। जरा भी हमने कभी कोई लंबा लक्ष्य नहीं रखा है, लक्ष्य ऊंचा है लेकिन समय सीमा बहुत कम रखी है। लेकिन आपका तो बिजनेस चैनल है जो आंकड़ों पे विश्वास करते हैं, आंकड़े देखता रहता है, तो मुझे पूरा विश्वास है आपके श्रोताओं ने आपने आंकड़ा देखा होगा कि इतिहास में सबसे अधिक अगर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इस देश की बढ़ी है तो वो पिछले 12 महीनों में 22,700 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें में वृद्धि हुई है। आपने जरूर ये भी आंकड़ा देखा होगा कि भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे अधिक अगर भारत के इतिहास में बढ़ी है तो गत 12 महीनों में जो 22,500 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है। आपने जरूर महसूस किया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का टारगेट कई वर्षों बाद पहली बार पूरा मीट किया गया, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 8.5% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ के आज 1 लाख करोड़ यूनिट क्रॉस कर गई है, जिससे कि देश में पर कैपिटा पावर कंजम्पशन जो हम कई वर्षों से सुनते थे 1000 होगी, मोदी जी के पहले वर्ष में ही वो 1000 क्रॉस कर गई है। अगर आप और भी आंकड़े, तो मैं ऐसे गिनाते रहूंगा कि आपका शो खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन कोयला एक बहुत बड़ी समस्या रही थी, कोयला जिसका पूरे दुनिया ने सोच रखा था कि भारत में अब ये 204 खदानें कैंसिल हुई, अब तो बस बिजली की पूर्ति नहीं हो पाएगी, बहुत अकाल आएगा। आप देखिए पूरे वर्ष किधर से भी ये कंप्लेन नहीं आई है कि कोयले की कमी से आपको बिजली नहीं बनाने को मिली। 7% ग्रोथ कोयले की प्रोडक्शन सिर्फ कोल इंडिया ने की है। 32 मिलियन टन कोयले में वृद्धि हुई मात्र कोल इंडिया की इस वर्ष में।
जो 2010 से 2014 4 वर्ष का क्यूमुलेटिव ग्रोथ 31 मिलियन टन और हमारे 12 महीने का ग्रोथ 32 मिलियन टन। नेशनल ग्रोथ ऑफ कोल प्रोडक्शन 8.5%। आज ये स्थिति है कि कोल हर पावर प्लांट में पर्याप्त है और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां कोयले की कमी हो कोई पावर प्लांट को। अभी अभी आज एक मीटिंग में हम तय कर रहे थे कैसे एक पारदर्शी तरीके से आगे के दिनों में भी कोयले की लिंकेजेस भी एक ईमानदार तरीके से लोगों को आवंटन करी जाए। हर तरीके से ये सरकार ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, विजन और सिंसेरिटी ऑफ पर्पस में बिलीव करते हैं। जस्ट टू कम बैक, जो यूएमपीपी प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और वो एक अकेला केस हो सकता है, लेकिन यूएमपीपीस को लेकर दिक्कतें हैं, ये आप मानेंगे? और आपकी जो इतनी शॉर्ट टाइमलाइन है, ये यूएमपीपीस बिड हुई थी कुछ 6-7 साल पहले। उस समय की सरकार के तो वैसे ही सब प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं देश भर में। बिल्कुल, हम तो यही आंकड़े ढूंढते रहते हैं कि कैसे कोई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द काम में लाए। अब तो इतने वर्षों में वहां पे यूएमपीपी बिड होने के बाद सरकार क्या कर रही थी हमें नहीं मालूम। मैं स्वयं झारखंड गया, वहां के उस समय के मुख्यमंत्री से दरख्वास्त की थी, लेकिन तब भी उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने तेजी नहीं दिखाई। फिर भाजपा की सरकार आई कुछ महीने पहले, और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि जैसे ही रघुवर दास जी वहां के मुख्यमंत्री बने, तेजी से जमीन लेने का कार्यक्रम शुरू हुआ, और जैसे ही जमीन दिखने लगी कि अब जमीन मिलने वाली है, तो उन्होंने तय किया कि वो विड्रॉ करते हैं। अब उसकी कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन ये सरकार एक बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से पूरे विषय को देख रही है। हमने 2 प्रमुख बिंदुओं पे ध्यान दिया है। एक तो जिस दिन ये विड्रॉ किए, आपने देखा होगा उसी दिन मैं झारखंड में था और मैंने रांची में एनटीपीसी और झारखंड की सरकार का एमओयू करवाया, जिससे एनटीपीसी आने वाले 3 वर्षों में 2400 मेगावाट और उसके 2-3 वर्ष बाद 1600, यानी 4000 मेगावाट झारखंड में, झारखंड की सरकार के साथ पार्टनरशिप में, जिसका लगभग प्रमुख 85% झारखंड की जनता की सेवा में लगेगा। और ये मैंने इसलिए जल्द किया क्योंकि जब मैं चुनाव में गया तो मुझे दुख हो रहा था कि जिस धरती से कोयला निकल के हमारे दिल्ली मुंबई के घरों में और यहाँ होटलों में, सितारा होटलों में चमचमा की बिजली देता है, उस राज्य की जनता के पास बिजली नहीं है। तो इससे हमने जाते, सरकार बदलते ही तुरंत उनके साथ चर्चा की और पतरातू को अब हम 4000 मेगावाट का प्लांट बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने यूएमपीपी के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स 2-2.5 महीने पहले एक बहुत उच्च स्तरीय कमेटी को दिया है। उसमें प्रत्युष सिन्हा जी जो फॉर्मर सीवीसी हैं, वो उसके हर पहलू को बहुत ध्यान से देख के एक बड़ा सुचारू ढंग से अच्छा यूएमपीपी बिडिंग डॉक्यूमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमने जनता को ये वादा दिया है कि आने वाले दिनों में हम 5 यूएमपीपीस प्लग एंड प्ले मोड में करेंगे, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जमीन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, कोयले का ब्लॉक, हर एक चीज साथ में मिले। उस हिसाब से जो बिजली के दर है वो कम रहेंगे, लोग अपना निवेश करके तुरंत प्रोडक्टिव काम में लगेंगे, बजाय कि उनको अलग अलग मंत्रालयों के और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच धक्के न खाने पड़े। बिजली की दरों से भी ये सवाल उठता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कोयले का ई ऑक्शन जो रहा है, क्योंकि उस समय पर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, बहुत ही स्मूथली हो गया है। उसके 2 बाय प्रोडक्ट्स एक करके, एक तो ये कि कुछ कंपनियों का मानना है, कहना है, शायद खुलकर नहीं कह रहे हैं, कि इतने ऊंचे बिड कर दिए हैं, बिजली के दरों पर भी एक कैप है। कैसे ये फीजिबिलिटी होगी, आगे कैसे बढ़ेगा? और जो दूसरा है उस पर अलग से भी हम आगे बात करेंगे कि जो एक केस में बिडिंग को आप लोग ने स्क्रैप किया, फिर वो कोर्ट में है और व्हाटएवर, इट्स लेफ्ट अ बैड टेस्ट। नॉट एट ऑल, इट्स लेफ्ट अ गुड टेस्ट बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया आर नाउ कॉन्फिडेंट देयर इज एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट, और ऐसी सरकार है जो उनकी जो संपत्ति है
जो जनता की सेवा में लगनी चाहिए थी वो आज गलत तरीके से किसी को गलत दाम पे नहीं दी जाएगी. It has finally shown the people of India there is a government that is fearless, that will favor nobody, howsoever big and mighty he may be. Now look at the two things that you have pointed out. जहां तक बिडिंग का सवाल है, अब how can you ask me that question? अगर ये जो उद्योगपति या जो कंपनियों ने बिडिंग की वो अगर इतने नासमझ है कि वो बिडिंग में अपनी क्या वायबिलिटी है वो समझ सके नहीं समझ सके, तो मैं समझता हूं CNBC आवाज ने उन सबको यहां बुला के ये सवाल पूछना चाहिए और जो उनके कंपनियों में निवेशक है उनको चिंता करने की जरूरत है कि किस प्रकार से कंपनियां चलाते हैं, जो आज रो रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा ओवरबिड किया. और हाँ, जो कोर्ट केस की आपने बात कही उसमें 2-3 प्रकार के केस हैं. कुछ लोगों ने ये भी कोर्ट में गए हैं कि बिजली के दरों पे फिक्स रेट पे कैपेसिटी चार्ज पे कैप क्यों. आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरी तरीके से स्टडी करिए. आप मेरे वक्तव्यों को देखिए जो एक नहीं सैकड़ों बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोकसभा, राज्यसभा, टेलीविजन चैनल्स, संजय पुगलिया जी के शो में बार बार हम चीख चीख के कह रहे हैं कि आप जो दाम में कोयला लोगे ये आपकी जिम्मेदारी है जी. जो दाम कम करके आप ले रहे हो वो आपको पास ऑन करना पड़ेगा जनता के बिजली के दरों में. उसका फायदा अमीर उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा, जनता की बिजली सस्ती होगी. अब इतना लाउड एंड क्लियर हम चीख चीख के बोल रहे हैं और फिर वो कोर्ट में जाके दस्तावेज देते हैं कि भाई हमने तो एज्यूम किया था कि हम उसको फिक्स कैपेसिटी चार्ज में बढ़ा देंगे. मैं समझता हूं ये तो एक तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ है कि अगर जब सरकार आपको कह रही है, चेतावनी दे रही है, बार बार कह रही है, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कह रही है कि बिडिंग गाइडलाइन को बताया जाएगा और इसका पूरा लाभ भारत की जनता को देना पड़ेगा, तब आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही और उसकी जिम्मेदारी सरकार पे कैसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. टेक्निकली आप बिल्कुल राइट हैं. टेक्निकली नहीं, मॉरली, टेक्निकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली जितने आपको अमाम लेने उसमें मैं. अच्छा, लेकिन इसका आउटकम आप देखिए. और लीगली भी. लीगली चलिए, लीगली तो एनीवे, बट वो कोर्ट तय कर लेगा. कोर्ट तय करेगी. लेकिन इसका आउटकम आप देखिए. अगर ये कंपनियां प्रॉफिटेबली ये बिड्स लेकर भी काम नहीं पूरा कर पाती, वो कहते कि हमारे लिए ये फीजिबल ही नहीं है, तो आपका 2019 का सपने का क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा. आप कह सकते हैं कि आपको पता था पहले से, लेकिन वो कह रहे हैं हम इसको पूरा करने के लायक ही नहीं है, अब हम क्या करें? अब वो लायक नालायक और वो सब तो वो अपने आप तय करें. मैंने तो उनकी उंगली नहीं कंप्यूटर पे रखी थी कि आप ये बिड दबाओ और ये बिड करो. मैं तो था भी नहीं. ओपन ई ऑक्शन था. पूरी जनता, पूरी दुनिया के 600 करोड़ लोग, 700 करोड़ लोग देख सकते थे इंटरनेट द्वारा कि भी ऑक्शन क्या हो रहे हैं. तो उसमें तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही सरकार की है. लेकिन मैं आपको और जनता को विश्वास दिला दूं, ये समझदार सरकार है, ईमानदार सरकार है और एक विजनरी सरकार है. प्रधानमंत्री मोदी जी जब विश्वास दिलाते हैं कि 24 घंटे बिजली 7 दिन रोज हर एक को मिलेगी, तो सोच समझ के करते हैं. वो समझते हैं कि कोयले का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो हम उस पर ध्यान देते हैं. वो समझते हैं कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो हम उस पर ध्यान देते हैं. वो समझते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखना होगा तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को 5 गुना बढ़ाने का थ्रस्ट देते हैं. जो विश्व में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का अगर कोई देश रहेगा तो वो भारत बनेगा. सवाल के लिए चलते हैं मुग्धा के पास. हमारे साथ इस वक्त मैनक है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करते हैं. उनकी कंपनी का नाम है GPS रिन्यूएबल्स. वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं.
जी सर। सर, भारत के गांव-गांव में अगर 24/7 स्वच्छ शक्ति पहुंचानी है तो सोलर एनर्जी के कुछ लिमिटेशंस हैं। बेसिकली उसके स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई है। इन कॉन्ट्रास्ट बायो एनर्जी की बात करें, स्पेशली बायोगैस, द स्टोरेज कॉस्ट आर मच लोअर। अब बायोगैस इन प्रीवियस अवतार सर उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा होगा, पर आज के डेट में बहुत डेवलपमेंट्स हुए इस स्पेस में इन टर्म्स ऑफ रिमोट मॉनिटर्ड प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट, जो कि हम भी कर रहे हैं बैंगलोर में। तो सर आपसे मेरा ये बस एक छोटा सा सवाल है कि क्या हम ये अपेक्षा, ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इन द फ्यूचर बायो एनर्जी को भी, जो कि सोलर और विंड एनर्जी को जो कमिटमेंट्स दिए गए, वैसे कमिटमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? एब्सोल्युटली। हमने जो अभी भी जो टारगेट्स रखे हैं उसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हर प्रकार की एनर्जी को प्रोत्साहन देने का हमारी कल्पना है। सोलर और विंड में जरूर कल्पना बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल फ्री है। सौर्य ऊर्जा के लिए सन की जरूरत है, वायु की जरूरत है विंड एनर्जी के लिए। बायो गैस के लिए अभी भी आपको या तो एग्रीकल्चरल वेस्ट चाहिए या आपको सॉलिड वेस्ट चाहिए। अलग अलग प्रकार का वेस्ट कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना और उसमें से बिजली का निर्माण करना, उसमें अभी भी कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। वी हैव पायलट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री जो वेस्ट टू एनर्जी करते हैं। वास्तव में 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी कल्पना रखी। जब वेस्ट टू एनर्जी की बात हो रही थी, उन्होंने कहा इसको सीमित तरीके से मत देखिए, इसको वेस्ट टू वेल्थ के रूप में देखिए। हाउ कैन वी कन्वर्ट इंडियाज वेस्ट इनटू वेल्थ एंड एनकरेज द पीपल टू बिकम मोर क्लीनलीनेस कॉन्शियस। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सोच है कि हर एक चीज को अगर हम इस प्रकार से जोड़े कि सामान्य आदमी के जीवन में भी उसका कुछ ना कुछ लाभ हो। तो स्वच्छता का लाभ हमें वैसे तो मिलता ही है, हमारे आंगन को स्वच्छ करना, हमारे जीवन को स्वच्छ करना, आचार और विचार को स्वच्छ करना, लेकिन उसी में स्वच्छता के साथ फायदे वेल्थ में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ। वी आर वर्किंग ऑन दैट। इफ यू हैव एनी गुड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वी विल वेलकम दैट। नहीं, बिल्कुल। और जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हट गया, वो सब मानते हैं, लेकिन जो एक थॉट या व्यू या आवाजें आ रही हैं इंडिया इंक से, कॉर्पोरेट इंडिया से, कि ठीक है ऑनेस्टी है, करप्शन कम हो गया है, एक्सेस भी कम हो गया है। पहले हम जाकर अपनी बातें बता सकते थे, कोई सुनता था, अब मंत्रियों से मिलना भी मुश्किल हो गया है, सीधे हमारी बात नहीं हो पाती। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें एक एलिमेंट ऑफ हिपोक्रेसी भी है? जरा भी हिपोक्रेसी नहीं है। मैं तो कोषाध्यक्ष था पार्टी का, तो मैं तो एक तरीके से सबसे संबंध रखता था और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है बताने में कि अगर हम उनको कम समय देते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं। हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। नहीं, आई मीन हिपोक्रेसी इन द सेंस कि भारत की इंडस्ट्री को एक साफ सरकार भी चाहिए, लेकिन एक्सेस भी बने रहना चाहिए। हाँ, और हम उसके एकदम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जो काम हम करें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वाला काम हो, उसका लाभ सभी को मिले। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जब मैं मंत्री बना तो साधारणतः रोज मेरे पास 100 फाइलें आती थी क्लियरेंस के लिए। तो जब शुरू में देखा इट वॉज क्वाइट अ डॉन्टिंग टास्क ऑन हैंड, तो मैंने लगभग तीसरे या चौथे दिन ही निर्णय किया और अधिकारियों को बताया कोई भी इंडिविजुअल केस की फाइल मेरे पास मत भेजिए। जो भी केस फ्लैग ऑफ होता है उसमें जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ रूट कॉज की होगी। फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, व्हाई डिड दैट फाइल हैव टू बी क्रिएटेड एंड व्हाट वाज द आइदर द प्रोसीजरल डिफेक्ट which needs to be rectified, the process change which will not help one company but will help everybody equally, or reject this case at your level. It doesn't have to come to me. नहीं, एक्सेस की बात एक तरफ है, लेकिन दूसरी जो एक सेंस बन रही है कि उसमें कुछ विपक्ष का प्रेशर भी हो सकता है। ये सरकार अपने आप को आम आदमी और कॉमन मैन और गरीब के साथ दिखाने की जो कोशिश करी, और है भी, लेकिन उसका एक ऑपोजिट इम्पैक्ट ये है कि क्या आप लोग अपने आप को नॉट प्रो बिजनेस, नॉट सूट बूट की सरकार दिखाने के चक्कर में थोड़ा संकोच कर रहे हैं? पहली सरकार है इस देश में बात करने के लिए। ये पहली सरकार है इस देश में
जिसने सबके इंटरेस्ट बैलेंस किए। जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो वो सबका साथ है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी प्रोसेसेस चलते थे, जो इंडिविजुअल बेनिफिट कुछ लोगों को आदत पड़ गई थी, या जो एक्सेस जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उस एक्सेस से आने वाला या तो पावर ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन का लाभ लेने की स्थिति थी, जिसको आपके भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है, या जो लोगों को एक आदत से बन गई थी कि वो उस मंत्री के पास तो मैं कभी भी जाके अपना काम करा सकता हूं। हम कहते हैं उसकी जरूरत क्या है? आपके चैनल को अगर कोई लाइसेंस चाहिए, कोई आपका काम है, तो आप ऑनलाइन जाइए, आप कतार में खड़े होइए, और कतार की भी जरूरत है हम खत्म कर रहे हैं, क्यों ना सभी को दे दिया जाए, लेट देयर बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो आई बिलीव, मैं भी सबको मिला, मैंने एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग की, बैंकर्स के साथ मीटिंग की, कंज्यूमर बॉडीज के साथ मीटिंग की, समस्याएं समझा। अब बाकी मैं काम करूं कि रोज मीटिंगें करते रहूं? तो हम सब काम में लगे हैं। हम बिना बात के एक एक इंडिविजुअल केस को समझने के बदले एक एक केस को रूट कॉज एनालिसिस करके गो टू द रूट ऑफ इट, प्रायोरिटाइज योर आउटकम्स एंड डिलीवर ऑन द ग्राउंड। जी, एक और सवाल है हमारे ऑडियंस से। हमारे पास इस वक्त देव पी गोयल जी हैं। ये पावर सेक्टर में काम करते हैं, इनकी कंपनी है मधु इलेक्ट्रिकल्स, लेकिन इनका सवाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है। गुड इवनिंग सर, आई बिलीव यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। I mean, there's nothing to believe. I think I got a degree, fair and honestly. सर, मेरी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल स्विच गियर बनाते हैं। आई वॉन्ट टू गो फॉर सोलर पैनल्स। एक फॉरेन कंपनी से मेरी बात चल रही है सोलर पैनल बनाने के लिए। मेरी एक जो छोटी इंडस्ट्री है उसको बेच के मैं बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। माई फाइनेंशियल कंसल्टेंट टोल्ड मी कि इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक मैं छोटा घर बेच के बड़ा घर लेता हूं तो मुझे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, उसके तहत हमने सोचा कि हम क्यों ना अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें, अपने देश के लिए कुछ काम करें, अपनी कुछ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। देश के लिए हम एक्साइज, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। जी, तो सरकार हमारी इस चीज में क्या मदद कर सकती है कि इंडस्ट्री बेच के इंडस्ट्री में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े। मेरा तो सुझाव रहेगा, आप बेचते क्यों, आप उसको भी चलाइए और नई इंडस्ट्री भी लगाइए। आप बेचना, एक बार अगर आप बेचने का निर्णय करते हैं तो आखिर जो प्रॉफिट है उसी के ऊपर टैक्स लग रहा है। सर, यू आर नॉट बीइंग टैक्स ऑन द टोटल सेल वैल्यू। सर, आई एग्री विद यू, बट व्हेन आई सेल ए हाउस एंड पुट द मनी इन द अनदर हाउस, then why the tax is not? That is an incentive given for the people at large to encourage people to get an opportunity to go in for a larger house, whereas I would urge you not to sell your industry. जी, नहीं, run both your industry. क्योंकि समय समाप्त भी हो रहा है। बस एंड में ये जो टैक्स सेंसिटिविटी, हालांकि एक बहुत स्पेसिफिक बात में कह रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स में टैक्स संवेदनशीलता में कहूंगी, ये एक चीज है जिस पर नेविगेट करना होगा। देखिए, मेरे ख्याल से वित्त मंत्री ने इस बजट में एक रोड मैप दिया है आगे के लिए, और उस रोड मैप से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। एक तो हम कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव चेंज या रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके देश और विदेश के निवेशकों को कभी तकलीफ नहीं देंगे। अब वो आप अगर पूछे, वो जो कुछ नोटिस मार्च में दिए हैं वो टाइम बारिंग केसेस थे और उसमें सरकार नहीं गई थी, वही निवेशक गए थे एडवांस रूलिंग के लिए। वो रूलिंग उनके अगेंस्ट गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई रूलिंग मेरे अगेंस्ट जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको रिट्रोस्पेक्टिवली ठीक करे, और कोई मेरे फेवर में जाए तो सरकार उसको चेंज ना करे, मुझे बेनिफिट मिले। चित भी मेरी और पट भी मेरी तो नहीं चलेगा। आखिर एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। वो सरकारी अधिकारी अगर मार्च में उस पर कार्रवाई नहीं करते तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती जी। पर उस पर भी हमने अभी एक पैनल बिठा के अच्छे तरीके से सुचारू रूप से उसका भी समाधान करने का वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो एक तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ना होने से एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी मैकेनिज्म टैक्स रेजिम हमने देश और दुनिया को प्रॉमिस किया है और 1 साल में अमल भी किया है।
आई डोंट नो कि टैक्स देने में किसी को कभी भी मजा आएगा, लेकिन कम से कम अनसर्टेनिटी कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमसे बात करने के लिए आज की चर्चा में।